आज के लेक्चर में हम सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड जो हमारे एमडी कैट और ई कैट के एमसीक्यूज़ हैं उनको स्टडी करेंगे। उनको करने से पहले हम छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में आपने पढ़ा सिंपल पेंडुलम को। आपने ये देखा था कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक स्ट्रिंग होती है जिसके साथ एक हैवी बॉब अटैच है। यहाँ पे सबसे पहले ये याद रहे कि हमारे पास जो टोटल सिंपल पेंडुलम की लेंथ है वो उसकी टिप से लेके बॉल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक है। ये इसकी टोटल लेंथ एल है और हमारे पास जो मीन पोजीशन पे वेट इसका डाउनवर्ड होता है और टेंशन अपवर्ड होती है, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इक्वल है। याद रहे कि मीन पोजीशन पे टेंशन मैक्सिमम होती है जो कि वेट के इक्वल होती है। अब जब इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके जाते हैं बाय मूविंग अ स्मॉल डिस्टेंस, अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा यहाँ पे बनाएगा। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हमारे पास ये जो थीटा है दैट शुड बी स्मॉलर देन 20 डिग्री, क्योंकि हमने ये स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन पे अब लेना होता है। आगे जाके आपने पढ़ा होगा कि हम साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लेते हैं। थीटा की स्मॉल वैल्यू हमने लेनी है। यहाँ पे आके जो वेट है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। एक इसका एक्स कंपोनेंट होता है एम जी कॉस थीटा और एक इसका वाई कंपोनेंट था जो कि था एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारा x कंपोनेंट तो टेंशन के साथ कैंसिल आउट होगा, लेकिन जो हमारा y कंपोनेंट है दैट इज़ एम जी साइन थीटा दैट विल प्ले द रोल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। यही वजह है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हमारा जो बॉल है वो मूव करता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इन दिस केस रिस्टोरिंग फोर्स वाज माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस क्योंकि उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन थी। और फिर हमारे पास जो डेरिवेशन से टाइम पीरियड आया दैट वाज 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड के इन्वर्स होती है तो ये 1/2 पाई स्क्वायर रूट जी ओवर एल आ जाएगा। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। दैट वाज द ओवरव्यू। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड हमारे मज़ीद एमसीक्यू कौन से बन सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ शेप्स हैं इससे रिलेटेड हमारे पास जो दो एक्सप्रेशन आए हैं, इक्वेशन आती हैं इसकी मेन, वहाँ से हमें पता चलता है कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, और जो फ्रिक्वेंसी है वो इसके इन्वर्स रिलेटेड है। ये कुछ बार बार रिपीट होने वाले ग्राफ हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ये जस्ट एमसीक्यू में आपको शेप्स आएंगी और आपने बताना है कि इनमें से ठीक कौन सा होगा। अगर हम टाइम पीरियड और स्क्वायर रूट एल के साथ अगर हमने कोई ग्राफ बनाना है हमारे पास इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि शो कर रही है डायरेक्ट रिलेशन को, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है ये। और अगर स्क्वायर रूट के बगैर आएगी तो ये नॉन लीनियर हमारे पास लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। सेम इसी तरह क्योंकि अब फ्रिक्वेंसी का हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट एल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेंथ के साथ इन्वर्स है, 1 ओवर स्क्वायर रूट एल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के बगैर आप लिखेंगे तो इट विल बी अ नॉन लीनियर लाइन। जबकि हमारे पास फ्रिक्वेंसी और लेंथ के साथ अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है इनके दरमियान, तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। इसके अलावा हमारे पास जो टाइम पीरियड का रिलेशन है लेंथ के साथ उसके स्क्वायर रूट के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन है। दैट्स मीन अगर हम टाइम पीरियड की वैल्यू को डबल कर दें तो लेंथ की वैल्यू 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि ये इसके स्क्वायर रूट के बराबर है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे। दैट्स मीन अगर हमारे पास कोई एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, हमारे पास इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली निकलेगी 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमारे पास हम ऐसा सिंपल पेंडुलम बनाना चाहते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ हमें रखनी पड़ेगी फर्स्ट वाले की निस्बत 4 टाइम। डबल करनी है तो डबल का स्क्वायर 4, दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और ये तकरीबन जब आप निकालेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर 99.2 सेंटीमीटर आता है। The next point is what is the relation of time period of simple pendulum with the center of gravity. इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम के साथ जो बॉटल अटैच है, लेट्स सपोज उसके अंदर हमारे पास कोई लिक्विड भरा हुआ है और वहाँ पे लीकेज स्टार्ट हो गई है। लीकेज की वजह से टाइम पीरियड को कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? तो हमें पता है वैसे टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम का 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी है। मैथ से आपको पता है सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट होता है। ये भी एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है आपने। लेकिन इस केस में होगा क्या कि हमें पता है कि जो टोटल लेंथ है, मैंने जैसे बताया आपको कि वो स्ट्रिंग की टिप से लेके हमारे पास
ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक होता है। लेकिन जब यहाँ पे लीकेज स्टार्ट होगा, तो लीकेज जब स्टार्ट होगा तो सारा पानी जो है वो नीचे ड्रेन आउट होना शुरू होगा, जिसकी वजह से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से इसकी जो इफ़ेक्टिव लेंथ है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब लेंथ के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा। कब? जब लीकेज हो रही है। अब जब लीकेज सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और वो बॉटल खाली हो जाएगी, तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन पे आ जाएगी, पहली लेंथ पे आ जाएगी, जिसकी वजह से उसका टाइम पीरियड भी पहले वाला हो जाएगा। सो अगर हमारे पास लीकेज हो रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगा नीचे की तरफ, जिसकी वजह से इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज़ होगी, लेंथ के इंक्रीज़ होने से टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा। तो इसमें ये आपने चीज़ याद रखनी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दैट आर परसेंटेज चेंजेस, कि अगर हम टाइम पीरियड का चेंज हमने देखना है, अगर हम लेंथ चेंज कर रहे हैं, या लेंथ का फ़र्क देखना है अगर हम टाइम पीरियड चेंज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसके दो केसेस बनते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो चेंज आ रहा है लेंथ में, हम पहले लेंथ का रिलेशन देखते हैं। हमारे पास डेफिनेटली अगर लेंथ चेंज होगी तो क्योंकि उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्ट रिलेटेड है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। सो इसके दो केसेस हैं। अगर तो लेंथ में चेंज आ रहा है लेस देन 5%, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, उसका शॉर्टकट आप याद रखें कि टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा, हमने जस्ट हाफ कर देना है जितना हम बढ़ा रहे हैं या चेंज कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ लेंथ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें क्वेश्चन आता है कि लेंथ जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है बाय 0.2%, तो टाइम पीरियड को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपने जस्ट शॉर्टकट ये याद रखना है कि आप उसको हाफ़ कर दें। हाफ़ कर देंगे तो 0.2% का हाफ़ आएगा 0.1%, सो दैट इज़ द चेंज इन टाइम पीरियड। ये कब आपने करना है, जब हमारे पास जो लेंथ में चेंज आ रहा है दैट इज़ लेस देन 5%। लेकिन अगर हमारे पास, और ये फार्मूला आप कुछ किताबों में शॉर्टकट आप ये फॉलो कर सकते हैं जो कि इवन लेस देन 10% भी है। लेकिन अगर हमारे पास जो लेंथ में चेंज आ रहा है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल देन 10%, तो उस टाइम पे अगेन मैं एक शॉर्टकट ही आपको बताऊंगा, क्योंकि उसकी अगर आप डेरिवेशन में जाएंगे सो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आप ये शॉर्टकट के तौर पे याद रख सकते हैं कि हमारे पास अगर लेंथ में चेंज ग्रेटर देन 10% आ रहा है तो आपने एक फार्मूला याद रखना है, और ये फार्मूला है, मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ, दैट इज़ चेंज अगर टाइम पीरियड में आपने देखना है सो ये होगा 1 + n स्क्वायर रूट -1, और इसको परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सो हमारे पास यहाँ पे n क्या है, n आप फाइंड करेंगे सिंपली बाय डिवाइडिंग बाय 100। किस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर लेंथ में इंक्रीज़ हो रहा है लेट्स वो 21%, तो टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने n की वैल्यू निकालनी है। n क्या है, जितनी परसेंटेज आपको दी गई है उसको 100 से डिवाइड करें, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका n है। सो इसको इस फार्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे सो ये 1 + 0.21 स्क्वायर रूट -1 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे ये आ जाएगा, और माइनस करने के बाद ये आया, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 10% आ गया। सो हमारे पास ये अगर हम 21% लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो टाइम पीरियड में हमारा जो चेंज होगा वो 10% होगा। अब अगर हम इसके इन्वर्स जाना चाहें, अगर हमने देखना हो, ये तो था ना अगर लेंथ में चेंज आ रहा है तो टाइम पीरियड को क्या फ़र्क पड़ेगा। अब अगर हम टाइम पीरियड को चेंज करें तो लेंथ में फ़र्क आपने देखना है, तो लेस देन 5% के लिए वही है, ग्रेटर के लिए आपने जस्ट ये चेंज करना है कि अगर आपने लेंथ में चेंज देखना है टाइम पीरियड के चेंज में से, तो क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट एल, और अगर आपने स्क्वायर रूट को देखना हो तो आप इसको आप ये इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सिंपल ये करना है कि फार्मूला वही है 1 + n, बस इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा -1 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। n की वैल्यू उसी तरह से निकालनी है और उसी तरह से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लेंथ का और टाइम पीरियड का फ़र्क याद रखना है कि जब आपने लेंथ का चेंज देख रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और जब टाइम पीरियड का चेंज देख रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा। इसको याद रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है एंड दैट इज़ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आसानी से आपको याद रहेगा।
नेक्स्ट कुछ ग्राफ हैं जो कि डिपेंडेंस से रिलेटेड हैं, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, क्योंकि हमें पता है सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला और फ्रिक्वेंसी का फार्मूला टाइम पीरियड का इन्वर्स रिलेशन है और फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट। सो अगर हम टाइम पीरियड और 1/√g के साथ इसका ग्राफ ड्रा करें, दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 1/√g के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि √g के साथ फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है, अगेन स्ट्रेट लाइन। अगर हम टाइम पीरियड का जस्ट √g के साथ ग्राफ ड्रा करें तो ये इन्वर्स रिलेशन है, तो ये इस तरह की लाइन होगी। अगर जस्ट g के साथ रिलेशन जो रिप्रेजेंट करें तो ये थोड़ी सारी नॉन लीनियर हमारे पास लाइन होगी। एंड सेम इज़ द केस अगर हम फ्रिक्वेंसी के जस्ट g के फैक्टर के साथ इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये हमारे पास नॉन लीनियर एक लाइन बनेगी। इसके अलावा जो कि हम देख रहे हैं कि ग्रेविटी के चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज होता है, तो हमें पता है कि अर्थ की सिमेट्री जो है वो भी बिल्कुल सेम नहीं है। अर्थ इज़ जस्ट लाइक एन एलिप्टिकल शेप जिसमें जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं है, तो दैट्स मीन हमारे पास सिंपल पेंडुलम में अर्थ की डिफरेंट जगहों पे वैल्यू सेम नहीं होगी। ये अक्सर एमसीक्यू आता है कि कराची में किसी टाइम पीरियड की जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा या मरी में ज़्यादा होगा। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर सेंटर ऑफ अर्थ की बात की जाए, बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ के करीब हमारे पास g0 होता है। g0 है तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 होगी। अब फ्रिक्वेंसी अगर 0 है तो टाइम पीरियड 1/f होता है, तो समथिंग ओवर 0 ये अनडिफाइंड है। अब हमारे पास जो अर्थ का जो शेप बनती है उसमें ये जगह कहलाती है पोल और ये लाइन कहलाती है अर्थ। तो अगर आप देखें तो हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से लेके पोल्स का जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली कम है, जबकि सेंटर ऑफ अर्थ से जो इक्वेटर वाली लाइन का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। सो दैट्स मीन हमारे पास जो जी की वैल्यू है, आपको पता होना चाहिए कि जी जो हम ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू कम होगी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। मतलब कि हमारा पेंडुलम जो है जो हम ऊपर जाएंगे वो स्लो डाउन होता जाएगा। तो आप सबको पता है, आप सब लोग जाते रहते हैं, जो मरी है वो भलाई सतह पे है, पहाड़ों के ऊपर है, ऊंची सतह पे। सो दैट्स मीन हम वो बहुत हाइट पे है तो जी की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू कम है तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो दैट्स मीन उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, मतलब वो स्लो मूव करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा वाइब्रेशन कंप्लीट करने में। तो आप कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मरी, जो हमारे पास कराची है वो बिल्कुल सतह ज़मीन के करीब है। अब वो सतह ज़मीन के करीब है तो दैट्स मीन वहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है तो टाइम पीरियड की वैल्यू कम होगी, मतलब वो फास्ट मूव करेगी। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम कराची में है वो फास्ट मूव करेगा और उसका टाइम पीरियड जो है वो कम होगा। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी जगह पोल के करीब करीब है वहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इक्वेटर में है वहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी। सो जहाँ जी कम, फ्रिक्वेंसी कम, वहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा होगा। यहीं पे एक हमारे पास एमसीक्यू बनता है सेटेलाइट से रिलेटेड कि लेट्स सपोज हमारे पास आपको एग्जामिनर कोई हाइट देगा, वो कहेगा कि लेट्स सपोज एच हाइट पे हमारे पास एक सेटेलाइट है जो ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। सो आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जब भी कोई चीज़ फॉर एग्जांपल सेटेलाइट जो मूव कर रही है, आपने पढ़ा है कि वो वेटलेसनेस की हालत में होती है, मतलब इस यहाँ पे उस पर जी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। अब अगर जी की वैल्यू ज़ीरो है तो आपको इस फार्मूले से जो आपने ये पढ़ा इसके मुताबिक इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़ीरो होगी, और अगर ज़ीरो होगी तो इसका टाइम पीरियड जो है वो अनडिफाइंड होगा। सो ये वाला एक एमसीक्यू भी आपने याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एलिवेटर केसेस भी आते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो एलिवेटर है जिसे आप लिफ्ट बोलते हैं किसी भी बड़ी बिल्डिंग में ऊपर नीचे जाने के लिए यूज़ होती है। अगर उसके अंदर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम अटैच है, वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी मोशन से उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें कुछ केसेस हैं, आपने केसेस का ध्यान रखना है। हर केस के लिए डिफरेंट फार्मूला आपने माइंड में रखना है। अगर तो हमारे पास एलिवेटर रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म स्पीड से अप एंड डाउन मूव कर रही है, तो उस केस में हमारे पास ये सिंपल जो फार्मूले हैं टी नॉट और एफ़ नॉट आप इन्हें कह सकते हैं, वही यूज़ होंगे। लेकिन अगर वो मूव कर रही है, लेट्स सपोज सेकंड केस में अगर वो एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड साइड पे, तो फिर उसका जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा
वो जी प्लस ए होगा। सो दैट्स मीन कि एक्सेलरेशन अगर बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड इसका डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। सो हमारे पास क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि टाइम पीरियड कम हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी फिर हमारे पास बढ़ जाएगी, वो तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। थर्ड केस क्या है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो एलिवेटर है वो एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड विद एनी एक्सेलरेशन, तो फिर उसके पास जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो जी माइनस ए होगा। इस केस में हमारा जो टाइम पीरियड है, क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रहा है, हमारे पास डाउनवर्ड आते हुए इसकी वैल्यू माइनस हो रही है, तो ये कम हो रहा है तो टाइम पीरियड जो है वो बढ़ेगा और फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। सो इट विल स्टार्ट स्लो डाउन। और लास्ट केस में अगर ये है एलिवेटर टूट जाए और वो फ्री फॉल करे, तो जैसे हमने पहले भी ये बात पढ़ी है, देखी है कि अगर कोई भी चीज़ फ्री फॉल सिचुएशन में आ जाए, उस टाइम पे जो उसका टाइम पीरियड है वो अनडिफाइंड होगा, मतलब कि वो वाइब्रेट करना छोड़ देगा। जी की वैल्यू इस केस में ज़ीरो है, फ्रिक्वेंसी ज़ीरो हो जाएगी, और क्योंकि टाइम पीरियड जो है वन ओवर एफ होता है, तो समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। सो इस केस में आप वर्कशीट के तौर पे खुद से भी ये काम करें कि अगर एक्सेलरेशन हमारे पास जी ओवर 3 या जी ओवर 4 हो रहा है, इसकी वैल्यू दोनों के लिए आप फाइंड आउट करें, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों केसेस के लिए फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, इसको अपने तौर पे भी आप फाइंड आउट करें। सो द नेक्स्ट MCQ इज़ अबाउट अर्थ एंड मून। एज वी नो दैट द mass ऑफ अर्थ इज़ ग्रेटर देन mass ऑफ मून। सो दैट्स मीन अगर अर्थ का मैस ज़्यादा है तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो मून की निस्बत ज़्यादा है। एज़ वी नो दैट कि जो अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो मून की निस्बत 6 टाइम्स ज़्यादा है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की निस्बत 6 टाइम कम है। तो जो मून पे सिंपल पेंडुलम की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो अर्थ की निस्बत कम होगी, मतलब जो इसको टाइम पीरियड होगा वो अर्थ की निस्बत मून पे अर्थ की निस्बत ज़्यादा होगा। सो इसका MCQ इस तरह से आएगा कि अगर हम चाहें कि कोई जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड जो अर्थ पे था सेम वही मून पे भी हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो सिंपल कंडीशन है कि अगर हम उस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है जो वो अर्थ पे थी उससे 6 टाइम कम कर दें, तो हमारे पास उसका जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली सेम आएगा। क्योंकि अगर हम टाइम पीरियड को लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, और अगर हम लेंथ को अर्थ की निस्बत 6 टाइम कम कर दें तो अर्थ की निस्बत इसका जो टाइम पीरियड है मून का वो 6 टाइम कम होता है। तो जो 6 है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और टाइम पीरियड जो मून का आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट LE ओवर GE। सो इस केस में जब हमारे पास लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम की अगर हम कम कर दें 6 टाइम, तो टाइम पीरियड दोनों का एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट MCQ इज़ अबाउट द ट्रेन प्रॉब्लम। लेट्स सपोज हम ट्रेन में जब सफ़र कर रहे हैं, तो अगर उस ट्रेन के अंदर सिंपल पेंडुलम मौजूद है तो उसके टाइम पीरियड को क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसको हमने बताना है। तो इसके भी दो केसेस हैं। लेट्स सपोज अगर तो ट्रेन रेस्ट पे है या वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो उस टाइम पे इसका टाइम पीरियड का और फ्रिक्वेंसी का सेम वही फार्मूला है। लेकिन अगर वो ट्रेन किसी एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ मूव कर रही है, इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, तो जिस एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही है उसी एक्सेलरेशन के साथ पेंडुलम भी मूव करेगा। लेट्स सपोज वो A है, तो इस केस में उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर एक्सेलरेशन A है, ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगी, G की वैल्यू डाउनवर्ड है। अब इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो बाय हेड टू टेल रूल आप निकालेंगे सेम उसी तरह से, और ये जो हेड टू टेल रूल से हमारे पास जो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो पाइथागोरस थ्योरम के तहत आपको पता होना चाहिए A² + G² एंड स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगर हमारा जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G की जगह नेट एक्सेलरेशन A² + G² आएगा। तो अगर इसके पास कोई एक्सेलरेशन होगा, अगर नेगेटिव भी हो तो वो भी स्क्वायर से पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन कोई है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन नेट इंक्रीज़ होगा, जिसके इंक्रीज़ होने से
टाइम पीरियड की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। इसी तरह फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर एल, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। सो अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम आते हैं इसके वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। तो फॉर एग्जांपल हम अपने पेंडुलम को एक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। लेट्स सपोज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और हमने इसको किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो इसके टाइम पीरियड को क्या फ़र्क पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो प्लेट हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर क्या चार्ज है और ऑब्जेक्ट पे क्या चार्ज है। लेट्स सपोज हमारे पास पेंडुलम पे पॉजिटिव चार्ज है और हमने प्लेट को भी पॉजिटिव चार्ज ही दिया है, तो आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपल्शन की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है इसको अपवर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगी। हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, एक तो ग्रेविटी है जो कि डाउनवर्ड है और यहाँ पे रिपल्शन जो है, एक्सेलरेशन जो होगा वो अपवर्ड होगा। अब ये एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होती है? क्यू ई, और न्यूटन लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए होगा क्यू ई। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ए विल बी इक्वल टू क्यू ई ओवर एम आ जाएगी। ये नेट एक्सेलरेशन बनेगा। तो हम टाइम पीरियड इसका निकाल सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू टी इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एल ओवर जी आता है। लेकिन इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा? क्यू ई ओवर एम। अब माइनस क्यों आया, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो नेगेटिव आएगा। अब क्योंकि जो जी की वैल्यू से कुछ चीज़ माइनस हो रही है तो ओवरऑल एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज़ होगा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डिक्रीज़ होगा। तो इस केस में जब हमारे पास सेम चार्ज होगा तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा नेट, वो अपोजिट होगा, जिसकी वजह से आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो ई की डायरेक्शन है और जी की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, जिसकी वजह से नेट वैल्यू डिक्रीज़ होगी और टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन दे दें, नेगेटिव चार्ज दे दें, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ऑलरेडी वैल्यू डाउनवर्ड है। तो इस केस में हमारा जो नेट टी आएगा वो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एल ओवर जी प्लस क्यू ई ओवर एम। तो क्योंकि ये फैक्टर ऐड होगा, क्यों ऐड होगा? क्योंकि ऑब्वियसली दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे। तो ये अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी, इंक्रीज़ करेगी, तो टाइम पीरियड हमारा डिक्रीज़ करेगा और फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो ये दो केसेस हैं इसके, केस 1 व्हेन सेम चार्ज, केस 2 व्हेन ऑपोजिट चार्ज। तो सेम चार्ज के लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे और ऑपोजिट चार्जेस के लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो MCQ है वो रिलेटेड है स्पीड के। अगर सिंपल पेंडुलम के दौरान जो बॉब की स्पीड है, अगर वो किसी पॉइंट पे फाइंड करनी हो तो वो कहाँ कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड जो है हमारे पास, मैक्सिमम पॉइंट पे हमारे पास जो स्पीड है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर ये मैक्सिमम पॉइंट है, दैट्स मीन कि ये टोटल इसने लेंथ L कवर की है, इसकी हाइट h इज़ इक्वल टू L है। इस केस में हम स्पीड उसी तरह बाय यूजिंग न्यूटन थर्ड इक्वेशन यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है दैट वुड बी ग्रेविटी। a की जगह g आ जाएगा और डिस्टेंस को हम h ले रहे हैं, तो ये 2gh विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 हम लेंगे। यहाँ पे जब हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास मैक्सिमम स्पीड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट के बजाय कोई इंस्टेंटेनियस पॉइंट आ जाए तो वहाँ पे हम स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास मीन पोजीशन थी और ये कोई हमारे पास इंस्टेंटेनियस पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास कोई हाइट h है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सपोज इधर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अगर ये हमारे पास थीटा है, हमारे पास थीटा के सामने वाली साइड अगर टोटल लेंथ L थी
अगर पेंडुलम की टोटल लेंथ L है तो ये हो जाएगा L sin थीटा, और यहाँ से लेके हमारे पास ये जो हाइट कवर हो रही है दैट वुड बी h। सो इस साइड को आप h कह सकते हैं। टोटल जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास L है। अब ये अगर L sin थीटा है तो इसके साथ ये L cos थीटा है। सो दैट्स मीन कि अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं स्पीड हमारे पास इस पॉइंट पे क्या होगी, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला फैक्टर होना चाहिए। सो ये वाला फैक्टर कैसे आएगा, टोटल लेंथ L है, उसमें से इतनी लेंथ को निकाल दें तो हमारे पास ये हाइट आ जाएगी। सो दैट्स मीन हमारे पास जो h है दैट वुड बी इक्वल टू टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ उसमें से ये निकाल दें तो ये आ जाएगा L माइनस L cos थीटा, या इसमें से L कॉमन ले लें दैट वुड बी 1 माइनस cos थीटा। अब स्पीड फाइंड करने का एज v वाज इक्वल टू 2gh, तो h की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें दैट इज़ L इंटू 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर रूट। टोटल लेंथ हमारे पास होगी, थीटा हमारे पास होगा, g होगा, आप इसे पुट करेंगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। सो ये कुछ MCQs थे जो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड एंट्री टेस्ट में बार बार रिपीट हुए हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के पूछने की वजह से मैंने उस पर वीडियो बनाई है डिटेल से। अगर आपने कोई और भी किसी भी टॉपिक पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी डिटेल से वीडियो जो है वो बना दूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, दुआ में याद रखें।